हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल के फंडे पे। तो एसएससी जी 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम है, आप लोग जान ही रहोगे कि होने वाला है आपका 26 फरवरी को। जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो बच्चे प्रिपेयर भी कर रहे हैं वो भी इसको देखिए, इनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आगे आने वाले एग्जामों के लिए, एसएससी के भी और बाकी अदर एग्जामों के। इसमें कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको और उसके न्यूमेरिकल के आंसर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पे 17, 18, 19 का सोल्यूशन सॉल्व करके दिया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। 2022 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कैसे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, जहां से 60 से 70% पक्का क्वेश्चन आने वाले वो टॉपिक्स हमने बताए हैं। उस पर भी एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे कि उन टॉपिक्स को भी समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से पहले ही अभी सप्ताह भर बाकी है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग उसको वीडियो को भी देखिए। और एक आप लोग स्पेशल वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आप लोग 220 230 नंबर पा सकते हो, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। इवन इस सोल्यूशन का भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें कर दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स वगैरह में मिस्टेक्स होती हैं तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होगे 2020 में आया था, उसमें क्या बोल रहा है, एक सिटी है, मोटा मोटा इसमें यह है कि 1.5 लाख, वहाँ पे 1 लाख की पॉपुलेशन है। कुछ दूरी से सिटी से पानी लेके आना है, पंप लगाया गया है, उस पंप की कुछ इफिशियंसी है, आपको कितना पंप को डिजाइन करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको बहुत ध्यान से देना होता है, जिससे कि क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि हमने सही सा, आप प्रोसीजर सही करते हो, डाटा आपने गलत फिल किया तो प्रॉब्लम होती है। जैसे इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी, यहाँ पे इसने बोला 8 आवर्स के लिए पंप ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो 24 घंटे में काम किसी आदमी को करना है वो 8 घंटे में ही उसको कर देना है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात इसने क्या बोला कि पंप की जो एफिशिएंसी 80% है। सेम वही बात, एक तो कम समय के लिए काम करना है, ऊपर से एफिशिएंसी कम है। मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 100% है तो वो 8 घंटे का काम 8 घंटे में करेगा। लेकिन किसी आदमी की एफिशिएंसी 80% है, तब उसको 8 घंटे में तो कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसकी कुछ गलतियां भी होंगी। 20% टाइम उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको 8 घंटे काम 10 घंटे में करना पड़ेगा। 20% बढ़ेगा तो ये एफिशिएंसी का असर आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन हमको दे रखा था 1 लाख, हमको डिमांड दे रखा है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। लेकिन क्वेश्चन में एक बात इसने भी बोला होगा कि 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। जनरली एवरेज रेट डिमांड का 1.5 टाइम्स होता है। नहीं दिया होगा तो भी आपको लेना है। और अगर आवरली डिमांड की बात अगर आती है, ये एनवायरमेंट क्वेश्चन है, तो 2.7 लेते हैं। लेंथ हमको दे रखा है 2000 मीटर है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है 40 मीटर का है। हेड का डिफरेंस है कि रिजर्वायर का जो हाइट है। मैं आपको एफ की वैल्यू दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, और हार्स पावर निकालना है उसका। आपको ये बताना है पंप का साइज क्या होगा डायमीटर पाइप का, और उस पंप के लिए जो पाइप सिस्टम का डाया, और ये बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू की जो वैल्यू है डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो डिस्चार्ज में मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला, एक तो आपको लीटर का मीटर पर, यहाँ पे जो देखिए पर डे का 1 डे का होता तो आप उसको घंटों में कन्वर्ट करते तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, 8 घंटे किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया 8 आवर्स लिखा हो, यही यहाँ पे ध्यान देना है। कोई अगर इस क्वेश्चन में नहीं ध्यान दे, पहला मिस्टेक आपकी यहाँ होती है। मैं वो मिस्टेक्स बताऊंगा आप लोग ना कर पाए। अगर ये बोलता है 10 घंटे करना है तो यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना है। अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 8 घंटे की जगह क्वेश्चन में ये लिख के आ जाता है कि 1 घंटे में 20 मिनट काम करता है, तो फिर आपको उसका भी ध्यान रखना है कि डिवाइड कैसे करना है। अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको जो है 20 ही लेके चलना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन वो बोल रहा है 20 मिनट ही काम कर रहा है, तो आपको 20 मिनट ही सेकंड में, वहां पे जो टाइम होता है ये ऑपरेशनल टाइम है, कितने देर के लिए कार्य किया जा रहा है, इतना मीटर क्यूब वाटर या इतना लीटर पानी कितने घंटे में, वो घंटा कितना काम, वर्किंग आवर्स की बात हो रही, तो ये ध्यान देना है। फिर आप डार्सी-विसबर्ग फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे हेड एचएफ की वैल्यू। अब जो बात आती है यहाँ पे फंसता है मामला डी, कि भाई डी तो हमें पता ही नहीं है। भाई बिल्कुल पता है आपको, यहाँ पे आपको डिस्चार्ज मालूम चल चुका है, आपको एरिया नहीं पता, लेकिन आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि पाइप की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ पाइप क्या है, 2.4 है। ठीक है, और भैया वेलोसिटी ऑफ पाइप लिख दें, वेलोसिटी इन पाइप होता है, पाइप कभी नहीं चलती है ना, पाइप के अंदर वेलोसिटी होती है, तो 2.4 होती है। इससे आप डी की वैल्यू निकाल लोगे, डाया निकाल लिया, डिस्चार्ज कल टू ए क्यू इंटू ए भी हो जाता है। यहाँ वैल्यू आपने डी की रखी और ये आपका हेड लॉस आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे क्यों फंसती है कि लोग गलती क्या करेंगे, डाया निकालते ही बिना हेड लॉस निकाले आप सीधे इधर आ जाते हो, और आपने क्या सोचा कि भाई डिफरेंस तो 40 का है, मैं 40 पे ही पंप की पावर निकाल लेता हूँ, नंबर काट के 0 कर देगा एग्जामिनर। आप सोचो क्या गलती हुई, गलती आपके साथ ये हुई कि भाई रिवर सिस्टम यहाँ पे था, यहाँ पे पंप लगा हुआ,
पानी यहाँ पहुँचाना है। ये हाइट तो 40 है, लेकिन जो इतना दूर पानी चल के जाएगा, इस चल के जाने में भी तो लॉस होगा। माना कि 10 का लॉस हुआ, तो अगर ये हेड 40 है, अगर आपने पंप को सिर्फ 40 के लिए डिजाइन किया तो ये जो पानी यहाँ से लेके आया है ये यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, 30 पे ही जाके रुक जाए, क्योंकि 10 तो लॉस हो गया। जब आप 50 के लिए डिजाइन करोगे तो 10 लॉस में चला जाएगा, तो नेट आपको 40 मिलेगा। इसलिए हेड लॉस मैंने निकाला, मैंने टोटल हेड में ऐड किया, और एक्चुअल जो हेड पे काम करना है पंप को, वो 67 पे काम करना है। ज़्यादा हेड चाहिए मतलब ज़्यादा पावर चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद करते हो तो भी सही है, गामा क्यू एच, ठीक है। और गामा की वैल्यू आपकी रो और जी हो जाती है, तो आप यह कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने इफिशियंसी लगाई है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पहले 100% काम करेगा तो इफिशियंसी है, नीचे 100 है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 90% काम कर 80% तो ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। 80 लगाएगा तब 70 मिलेगा, 100 लगाएगा तब 50 मिलेगा या 90 मिलेगा, वो कहने का मतलब है। इससे आप यहाँ पे हॉर्स पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट में बिल्कुल पूछिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कुछ लोग बच्चे क्या कर सकते हैं, 0.746 कहेंगे कि भाई हॉर्स पावर इतना होता है, कोई बोलेगा 0.7, दोनों सही है। मैं बोलूँगा दोनों सही है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसीजर आपका सही होगा, नंबर पूरे मिलते हैं, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉइल का क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन वेरी फेवरेट टॉपिक। इसमें भी क्या बोल रहा है कि एक 8 mm की लेयर है, यहाँ गलती से 6 लिख गया, 8 मीटर की लेयर, mm नहीं है, मीटर की है, लेकिन सेटलमेंट mm में दिया है। 120 mm हुआ है 2 साल में। और जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया ये देखिए सेंटीमीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में ये गलती होती है। पूछा 90% सेटलमेंट में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या लिख दिया, सिंगल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज का मतलब ये लेयर है, सिंगल है तो एक तरफ से पानी निकल रहा है, डबल बोलेगा तो दोनों निकलेगा, तो इफेक्टिव d/2 हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है, सिंगल है तो पूरी डेप्थ लेंगे, डबल है तो हाफ ले लेंगे। क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन अगले क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी डाटा दे रखा है। यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले टाइम फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है नॉर्मल, टी वी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन से टोटल टाइम कितना लग रहा है, और डी जो होती है ड्रेनेज। यहाँ पे सिंगल ड्रेनेज था इसलिए 800 लिया, डबल होता तो हम 800 क्यों किया, क्योंकि मैं सारा वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला, आप लोगों से देखिएगा। यहाँ से टीवी की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो टीवी होता है, एक इसका फॉर्मूला है π/4u²। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, जब u लेस देन 60% होता है। अब हमको तो पता है नहीं 60 है कि नहीं है, तो आप देखिए क्या करिए, आप एक जनरल कर सकते हैं, 60 की वैल्यू रख के देख लो, आपकी वैल्यू टी की जो वैल्यू है 2.83 समथिंग आती है। तो अगर कभी भी आपकी वैल्यू टी की वैल्यू 2.8 या मान लीजिए 3, आप मोटा मोटा 3 याद कर लो कि अगर 3 से ज़्यादा आती है तो आपको सीधे एज्यूम कर लेना यूजकल टू 60%। अब चेक भी करना है इसको, जब आपने ये फॉर्मूला रखा 1.781 माइनस 0.9332, तो इससे वैल्यू निकल के आई यू की 81.17। लॉग यहाँ लिखा हुआ है, लॉग बेस 10 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे u की वैल्यू 100% रखनी है। अगर यहाँ u/100 है तो परसेंटेज में जाएगा, नहीं तो पॉइंट में जाएगा। यहाँ से आपने निकाली 81। अब ये क्या हुआ, 120 mm हुआ है, लेकिन 120 81% है, मतलब वही जो मैंने बोला कि 100 आपने 100 नंबर पाया लेकिन वो 80% ही था। तो पेपर कितने का हो सकता है, 120 का हो सकता है या 130 का हो सकता है, वो आपको निकालना होगा। ये 120 से आपने टोटल किया, 81% आया था, इससे आपने कर लिया 147। हो सकता है 82 आता, 85 भी आ सकता था, 90 भी आ सकता था। अब क्या बोल रहा है 90%। 90% ऑलरेडी आपका 60 से ज़्यादा है, तो आप फिर से सेम फॉर्मूले पे जाएंगे, टीवी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से आप निकाल लेंगे कितने समय के लिए कंसोलिडेशन कितना समय लगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछिए कमेंट में। अब बोल रहा है इरिगेशन चैनल डिजाइन करवा रहा है, फेवरेट टॉपिक है, कैनेडी और लेसी से बिल्कुल आना है। एक क्वेश्चन 50 क्यूबिक डिस्चार्ज दे रखा है, चैनल का साइड स्लोप नहीं लिखा हुआ है, बेड स्लोप दिया हुआ है, और आपका CVR की वैल्यू दे रखा है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, रोगोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है। जहां कटर का रोगोसिटी कांस्टेंट दिया, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको कैनेडी लगाना है, लेसी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए लेसी में क्या है, कैनेडी में थोड़ा सा आपको समझना होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। डिस्चार्ज हो गया, बेड स्लोप दे दिया, बेड स्लोप नहीं भी कभी कभी दिया तो हम अज्यूम करते हैं 1/3000 से 1/4000 के बीच में, डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल कंडीशन है वहाँ पे। CVR की वैल्यू दे रखा है, जिसको आप लोग M बोलते हैं, सिल्ट पे डिपेंड करता है, ये भी वैल्यू दे रखा है आपको, कटर का कॉन्स्टेंट दे रखा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको एक ट्रायल डेथ अज्यूम करनी होती है। अब वो उसके लिए एक टेबल बनाई गई है, वो वैल्यू आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे याद कर लो कि 50 के आसपास हमें ढाई करना होता है, उसका 50 कर लो। जैसे देखो 0 से 20 का है
तो हमें 1 मीटर चाहिए, 40 का है 2 मीटर चाहिए, ठीक है, 100 का है 3.5 के आसपास है। इस हिसाब से अब लगभग आधे पे आधे या आधे से ज़्यादा का हमें चाहिए होता है, मोटा मोटा आपको याद करने के लिए 20 गुना या ऐसे करके। तो हमारी वैल्यू 50 के बीच में आ रही, तो हमने एज्यूम कर लिया कि अभी हमें 2.5 मीटर की डेप्थ लेके चलना है। तो हमने जो इंपेरिकल फॉर्मूला है 0.55 m y की पावर 0.64, m की वैल्यू दे रखा था, y की वैल्यू हमने रखा, यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ गई। साइड स्लोप हमारा हम एज्यूम करके चलते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 वर्टिकल, सॉरी 2 मैंने गलत बोल दिया, 2 वर्टिकल जाने पे 1 हॉरिजॉन्टल हम लेंगे, ठीक है। ये हमारा साइड स्लोप होता है। इससे हम Q = AV का मतलब होता है, आपको फॉर्मूला पता ही है, यहाँ से वेलोसिटी पता है, आपने एरिया निकाल लिया। अब एरिया क्या है एक्चुअल में, फॉर्मूला आप देखोगे B और यहाँ ऊपर वाले का और ट्रेपेजॉइडल तो 1/2 हो जाता है सम करके। यहाँ से आप रखोगे, यहाँ से B की वैल्यू आप आ जाओगे, यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसमें जो सबसे मेन है वो ये फॉर्मूला है आपका, आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लो। इसका जो V का ये फॉर्मूला है जिसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/n 1/n + 23, ऊपर 5 है, नीचे S है, N और R है, ये वैल्यू रखते ही आपको V की वैल्यू मिल जाती है। अगर ये वेलोसिटी आपकी ट्रायल वेलोसिटी के आसपास, जो CVR के आसपास हमने जो वेलोसिटी ली है वो सेम आ रही है, तब तो हमारे ट्रायल डेप्थ सेम है। अगर वैल्यू कम आती तो हमें फिर दूसरी ट्रायल डेप्थ लेनी पड़ती। क्वेश्चन छोटा था इसलिए इतने का दिया, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो हमें 2-3 ट्रायल डेप्थ करके दिखानी होती, जब तक कोई इसके इक्विवेलेंट नहीं आ जाता। इसके बाद एक आपको नंबर पाने का अच्छा तरीका बताता हूँ। जब आंसर आ जाए तो बाद में यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पे B की वैल्यू दिखाइए, यहाँ पे Y दिखाइए, बगल में A = दिखाइए, P = दिखाइए, स्लोप दिखाइए, शील्ड फैक्टर दिखाइए, सब दिखा के उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर को पूरा प्रोसेस नहीं चेक करना है, आपका आंसर सही है, वो जान रहा है कि आपने मेथड सही लगाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल वालों पे मैंने बोला तो बहुत अच्छे से ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में है, इसको आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा गेज की बात आती है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा कि भाई रेन गाज की बात हो रही है, रेलवे के ब्रॉड गेज और मीटर गेज के। तो रेलवे जनरली इसमें नहीं पूछते हैं आपके इसमें सॉरी SSC JEE में। तो ये मेनली गेज से था, आपका रेन गाज का था कि हमें जो वाटर कलेक्शन का होता है, कितना पानी हो रहा है, डिपेंड करता है कि आप बरसात मतलब जमीन लोकेशन हमारी एक्सेसिबल है या नहीं है। जैसे प्लेन एरिया में है तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, कैसा कैचमेंट है वहाँ पे, कैसा कैचमेंट एरिया है, सिटी है तो वहाँ पे कहाँ कहाँ कितने पर स्क्वायर मीटर पे कितना दूरी पे रखना होता है। पहाड़ों पे है तो आप डेली जाके वहाँ नहीं चेक कर सकते, तो वहाँ रिमोट सेंसर लगाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी, क्या पॉजिटिव निगेटिविटी है और उनका वेरिएशन कैसे होता है, एवरेज कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद जो SSC का एक फेवरेट है ऑलवेज ट्रेवर्सिंग का, बेरिंग वगैरह दिया होता है, बोलता है कि करेक्शन करके दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम करना होता है जो आप लोगों को बहुत ईजी होगा, जो भी बेरिंग दे रखा उसके बेस पे एक रफ डायग्राम बना लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि एंगल मैच करने चाहिए, एज पर स्केल एंगल लिखना सही है, स्केल पे मैच करना जरूरी नहीं है। इसको आप पेंसिल से बनाइए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि बाई चांस गलती हो जाए तो मिटाना न पड़े, लेकिन पेन से ही बना लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद ये करते ही आप पहला काम ये करिए कि सबका इस डायग्राम के बेस पे ही आपको तुरंत, जैसे 4 बेरिंग दिख रही है, इनके बीच का आप तुरंत एंगल से ही बनाते ही आप तुरंत इंटरनल एंगल सबका निकाल लीजिए। इंटरनल एंगल जब निकाल लिया आपने तो तुरंत चेक कर लीजिए कि सम ऑफ एंगल्स जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं। भाई पेंटागन है तो ये एक तो थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 होता है, उससे आप टोटल एंगल निकाल सकते हो और इन सबको इंडिविजुअल सम कर लो। अब देखो कि हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है मतलब इंटरनल एंगल करेक्शन तो नहीं करना, अब हमें बेरिंग में ही करेक्शन करना होगा। लेकिन अगर बाई चांस इंटरनल एंगल भी गलत है तब क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, इसलिए इंटरनल एंगल तुरंत चेक करिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब इरर की बात है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 541 आ रहा है और चाहिए हमें कितना 540, मतलब ज़्यादा है तो हमें कम करना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो हमने करेक्शन की ज़रूरत है 1 डिग्री 15 मिनट की। टोटल कितने सब स्टेशन है हमारे, 5 स्टेशन है, तो हम इसको 5 में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये इक्वली डिवाइड करते ही हमें ये देखिए करेक्टेड वैल्यू मैंने करेक्टेड वैल्यू आप लोगों के लिए निकालिए, आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ भी छूट रहा है तो आप लोग PDF ले लीजिएगा, मेथड समझिएगा बस, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी इशू हो गया था, हाँ। तो आप लोग A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू, E की वैल्यू है चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि अब हमें एंगल तो करेक्शन हो गया, अब हमें लाइन्स को भी देखना है कि भाई अब हमारे प्रॉपर लाइनों की बेरिंग कैसे करेक्ट हो। इसके लिए हमें चेक करना होता है कौन सा स्टेशन हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों का 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस है वो निकालते हैं लाइन का।
और जिस लाइन में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है वो लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो किसी में लोकल अट्रैक्शन से फ्री ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस लाइन में सबसे कम एरर होगा डेविएशन निकालेंगे 180 डिग्री से कितने कम का है। अगर ये 0 आ जाता तो हम सबसे पहले 0 वाली को ही करेक्ट करते हैं, उसके से फिर आगे बढ़ते जाते हैं। जब 0 नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा, जिसमें मिनिमम है उसको पकड़ना होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे हम और उसके दोनों को जितना एरर है दोनों में एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने का तरीका क्या होगा कि उसको हाफ करके पहले वाले में ऐड करेंगे, दूसरे वाले में माइनस करेंगे। मतलब हम डिफरेंस बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए थे और दूसरे के पास 0 था, हमें 10 रुपए और एडजस्ट करने हैं, तो हमने क्या किया, इसमें 5 दे दिया और इसमें 5 घटा दिया। ये समझने की बात है। या आप ये समझिए कि यहाँ पे 20 रुपए थे, यहाँ 10 रुपए थे, ठीक है। अब हमें क्या है कि 10 रुपए का और डिफरेंस क्रिएट करना था, तो या तो मैं किसी एक में 10 जोड़ दूं या मैं ऐसा करूं इसमें 5 जोड़ दूं, इसमें से 5 घटा दूं। तो अब क्या आएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया। अंतर 10 का हो गया कि नहीं, 10 का पहले से था, 10 और हो गया, मतलब अंतर अब 20 का हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप। तो ये हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसमें चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, CD लाइन उठाया क्योंकि CD में सबसे कम का था और इसके बीरिंग में दोनों में करेक्शन कर दिया हमने। एंगल करेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमने बीरिंग का कर दिया, ठीक है। अब जब बीरिंग करेक्शन हो गया तो आपको पता है जब एक बीरिंग का करेक्शन हो जाता है तो मतलब हमारी लाइन CD जो है वो C और D का 4 बीरिंग बैक बीरिंग सॉल्व हो गया। अब जब CD सॉल्व हो गया तो हम इसको अब यहाँ से ट्रेवर्सिंग अपनी पूरी सॉल्व कर लेंगे। CD की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इससे हमने DE में एंगल घटा के निकाल लिया। फिर 4 बीरिंग आई तो हमने 180 घटा के बैक बीरिंग निकाला। ऐसे हम सारा स्टेप बाय स्टेप करते गए और हमें जो CD की वैल्यू 161 फिर से मिली, जो कि हमारे ऊपर से मैच करके हमारा मेथड सही जा रहा है। अब हमने क्या किया, सबकी फाइनल वैल्यू लिख दी। अब आप यहाँ पे चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 4 बीरिंग बैक बीरिंग बराबर होगी, आपका क्या कहते हैं इंटरनल एंगल का डिफरेंस सही आ जाएगा, 4 बीरिंग बैक बीरिंग का 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है आपका कि चेजी कोएफिशिएंट और मैनिंग कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है। चैनल रेक्टेंगुलर है तो आप यहाँ पे सीधे देखते हो, ये जो C का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों के लिए वैलिड है। ये अगर फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो अगर आप डेरिवेशन की बात जानना चाहते हैं तो V = CRGH C√RS जो होता है मैनिंग का, सॉरी चेजिस का, और HF = FLV² वाला फॉर्मूला जो लगता है डार्सी-वीसबर्ग, इन दोनों को बैलेंस करने पे ये फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे HF/L को हम स्लोप ले लेते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है HF का डिफरेंस हो गया और L लेंथ में, तो वही हमारा स्लोप हो जाता है। इसको जब आप करते हैं तो इससे फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक। इससे आपने C की वैल्यू निकाल लिया और मैनिंग कॉन्स्टेंट, मैनिंग इक्वेशन होता है V = 1/n R⁴ 1/6 S की पावर जो होता है, तो उससे आप जब फॉर्मूला को मैनेज करते हैं तो यहाँ से आपका ये निकल के आ जाता है √1 से। तो n की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इससे आप एरिया निकाल लीजिए क्योंकि आपको वेलोसिटी पता चल गई, एरिया इससे मालूम चल जाएगा, फिर आपको यहाँ से पेरीमीटर मालूम चल गया और ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। सिंपल सा था। आगे हम लोग चलते हैं। पेल्टन व्हील की बात आ रहा है, व्हील्स एंड टरबाइन की बात अगर आ रहा है तो इसको अगर आप देखिए, पेल्टन व्हील में शॉर्ट पावर दे रखा है, हेड दे रखा है, स्पेसिफिक स्पीड दे रखा है, ओवरऑल इफिशिएंसी देखिए, इफिशिएंसी का फिर से मैटर है, ये ध्यान रखना है। जेट का भी आपको क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी कुछ दे रखा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, कुछ वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंस बना के रखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट पावर का दे रखा है, हेड दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डी होगा, जेट का डायमीटर दे रखा था कि टोटल डायमीटर जो टरबाइन है उसका दे रखा था। केवी जो होता है वेलोसिटी आपकी दे रखा है, के U1 हो रखा है। U1 स्पीड जो होती है वो आपका होता है जो आपका व्हील घूम रहा होता है, और ये KV1 जो होता है जो जेट आपका अप्लाई कर रहा है, जो पानी दबा प्रेशर दे रहा है, उसका क्या है। तो हमने U की स्पीड जो हुआ, जो एंगुलर वेलोसिटी आती है, उसकी वजह से ये फॉर्मूला आया πdn, और हमने ये रखा, यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाला, ठीक है। ये हमको दे रखा था 0.45, टोटल हेड हमारे पास 380 है, ये हमने किया। जेट डायमीटर ऑलरेडी हमको दे रखा था, कैसे दे रखा था, क्योंकि उसने बता दिया कि ऑलरेडी D/6 होगा, तो हमने ये वैल्यू निकाल दिया। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वेन्स या कहीं कहीं बकेट बोलते हैं, ये आपका होता है 15 + 0.5 इंटू जेट रेशियो रखा जाता है, तो ये 18 वैल्यू आ गई। अब बात आती है ओवरऑल एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी आपकी दो होती है, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल। आप एक टाइप से कह सकते हैं कि भाई सॉफ्ट का जो पावर है वो रोटेटरी पावर, और रोटेटरी पावर जो वाटर पावर। तो सॉफ्ट अप्लाई होता है वाटर पावर, फिर रोटेट होता है, फिर रोटेट होने के बाद शाफ्ट चलाता है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सॉफ्ट अपॉन वाटर पावर का जो रेशियो होता है उसको ओवरऑल कहते हैं। तो यहाँ से आपने वाटर पावर निकाला,
अब वाटर पावर का फॉर्मूला गामा क्यू एच होता है, जो मैंने बहुत एक क्वेश्चन और बताया था। यहाँ पे गामा को रो डब्ल्यू होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर किसकी वजह से आ रहा है, वाटर जेट जो अप्लाई कर रहा है पानी, इसकी वजह से। तो अब नंबर ऑफ जेट्स आपको निकालने हैं कि भाई एक जेट यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ, तो एक साथ इस टरबाइन पे वो घुमाएंगे, वो तेज घुमाने लगेंगे। तो इसके लिए आप एन वैल्यू रखा, बाकी डाया पता, इससे वैल्यू नंबर ऑफ जेट्स आपके 2 आ जाएंगे। ठीक, आपका ट्रायक्सियल टेस्ट की बात कर रहा है, ये आपका सॉइल एनालिसिस का है। इसको आप, इसमें कहने का मतलब ये होता है 3 तरफ से कंडीशन बनाई जाती है, इसमें आप सारा यूसी कंडीशन कर सकते हो, उसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं सिर्फ न्यूमेरिकल फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है डिज़ाइन, रूफ स्लैब की डिज़ाइन आ गई। ठीक है, इसको आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को फैमिलियर है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, पहले हमने सपोर्टेड स्लैब साइज दे रखा था, सुपर पे लोड दे रखा है, ये डाटा जो दे रखा था, चेक किया कि 1 वे है 2 वे, 1 वे स्लैब थी। स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशियो जो फॉर्मूला होता है, कैंटिलीवर होता है तो 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड 20 है, और कंटिन्यूस होती है तो 26 लेके चलते। इससे वैल्यू आ गई। इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया कि इफेक्टिव डेप्थ में हमने थोड़ा सा कवर देकर टोटल डेप्थ एक डिजाइन कैलकुलेशन के लिए लोड निकाल लिया अपना। अब हम लोड कैलकुलेशन करेंगे, सुपर इम्पोज ऑलरेडी एरिया पे डिपेंड करता है। डेड लोड हमने पर मीटर डेप्थ के लिए, पर मीटर विड्थ के लिए निकाल लिया, टोटल लोड ऐड कर दिया। अगर फ्लोरिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, अगर फ्लोरिंग लिखा होता है तो 1 किलो न्यूटन 0.8 ले लेते हैं, कहीं के 1 भी ले लेते हैं, वो ले लिया, फैक्टर लोड निकाला। इफेक्टिव स्पैन के लिए जो होता है डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ले लेते हैं, या विड्थ ऑफ सपोर्ट, जनरली हम 230 mm की विड्थ लेते हैं ब्रिक वर्क सपोर्ट की, तो वो चेक कर लिया। दोनों तरफ से हाफ हाफ लेते हैं, इसलिए हमने ऐसे किया। जो मिनिमम होगा वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला और फिर डेप्थ की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे प्रोवाइडेड से कम आ रहा है, तो हमारा सेफ साइड भी चल रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, AST रिक्वायर्ड का फॉर्मूले से AST की वैल्यू निकाल लिया और चेक कर लेते हैं कि AST मिनिमम कितना है। हमारी स्टील पे डिपेंड करता है कौन सा स्टील है, उस पर 0.12 और जो भी चीज़ें होती हैं ये हम कर लिया। हमारा मिनिमम स्टील आ गया। AST जो प्रोवाइडेड है वही मिनिमम से आ रहा है ऊपर, तो हमारा सेफ है, ये भी चीज़ ठीक है। अब बात आती है स्पेसिंग की, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 10 mm का डाया लगा रहे हैं, तो हमारी स्पेसिंग आ गई। और स्पेसिंग का हम वहीं पे चेक लगा दिया कि 3D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 300 mm से भी कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी 180 थी और वैल्यू यहाँ पे 300 आ रही थी, हमारा इससे सही है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए, मैंने 6 ले लिया है, कोई जरूरी नहीं 6, आप 8 भी ले सकते हो। आपका 8 लेने से वैल्यू कम हो जाएगी, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। 5D का चेक लगाया, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, एक शियर के लिए चेक करना है। तो ये ध्यान देना है कि जो शियर फोर्स होता है वो एक्चुअल में डी डिस्टेंस पे आता है। ठीक है, ये डी डिस्टेंस पे आता है। आप यहाँ पे चाहते तो इफेक्टिव स्पैन भी ज़्यादा सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, शायद जल्दी भी मैंने भी वो कर दिया। यहाँ पे आप इफेक्टिव स्पैन लीजिए, क्योंकि विड्थ ऑफ सपोर्ट को भी आधा आधा ऐड कर लीजिए, फिर वहाँ से डी डिस्टेंस पे आप लेके सॉल्व करिए और फिर वहाँ पे निकालिए, वैल्यू सेफ ही आएगी। मैंने थोड़ा सा जल्दी में वहाँ पे वो कर दिया है, तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर था और आपको एक टेबल दे हुई थी एग्जाम में, तो यहाँ से आपकी ST प्रोवाइडेड वैल्यू आ गई और उसके करस्पॉन्डिंग T की वैल्यू दे रखा था, ये आपने निकाला और ये बॉन्ड स्टेट क्या कहते हैं, आपने इंटरपोलेशन से निकाल लिया और ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये एक्चुअली ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट समझा रखा है, इसलिए मैंने बस यहाँ पे बस हल्के से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन था कि LSM और WSM में क्या अंतर है, तो आप इसमें बात कर सकते हैं। स्टील का फाइबर कहाँ तक जाता है, क्या फैक्टर ऑफ लोड लिया जाता है, ये सब चीज़ें थ्योरी में समझा सकते हैं। डैम का सिलेक्शन कहाँ पे करते हैं, वो पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, इस पर आप कर लीजिएगा। सीमेंट के टेस्ट के बारे में बात किया, वो आप देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स के बारे में पूछा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहा हूँ। फिर ये आपका रिजीम चैनल की बात आ गई कि ये डिस्चार्ज की बात है, लेसिस थ्योरीज की बात हो रहा है, तो इसमें आप सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, आपको आर का फॉर्मूला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का लगाना है। स्लाइड स्लोप आपका वही चलेगा, ट्रेपेजॉइडल मैंने जो बता रखा था। आप पी की वैल्यू, ये सारे फॉर्मूले पे लगा के आपको बेसिक डायमीटर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बी की वैल्यू क्या होती है, बी आपका A/P होता है। ठीक है, एरिया होता है, एरिया आपका ये हो गया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका ये हो गया, बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई। आप इनसे सॉल्व करते हो, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 वैल्यू आपको मिल जाती है। एक तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया और एक आपका एरिया फॉर्मूला हो गया। इन दोनों से आप कंपेयर करके निकालते हो, एक वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, एक बहुत कम आती है। भाई डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके करस्पॉन्डिंग आप ये करोगे। साइड स्लोप का फॉर्मूला आपने लगाया, ये बेड स्लोप निकल गया। यहाँ भी आप वही मैंने जो बताया था, एक बॉक्स बनाइए, उसके अंदर सारा डाटा बन के एक डायग्राम बना दीजिए, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल था, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ सिंपल दे रखा है। फाई की वैल्यू दे रखा है, गामा दे रखा है, सी दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोला है कि टेंशन क्रैक डेवलप हो गया। अगर ये टेंशन क्रैक डेवलप एज्यूम कर रहा है कि हम ये बोलो उसको टेंशन क्रैक डेवलप होने दिया, इसका मतलब कि ऊपर जो
ये एक्टिव केस में है, पैसिव केस में तो नहीं होता है। तो ये यहाँ पे जो टेंशन क्रैक आ रहा है एक्चुअल में यहाँ पे आके बैलेंस होता है। अगर ये क्रैक नहीं डेवलप हुआ होता तो ये इतना पोर्शन काउंटर एक्ट हो जाता, ये इसको निगलेक्ट कर रहा होता, फिर सिर्फ नीचे वाला काम आता। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि बैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ क्रैक निकाल लेंगे। भाई डेप्थ हमारी कितनी आई, जेड की वैल्यू हमारी आई, आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू हमारी आ गई 2.17। कैसे आई, 2c गामा के ए की वैल्यू हमने फाई की वैल्यू रखा, ऐसे आ गया 1, इतने वैल्यू मैंने साइन फाई से रखा, ये वैल्यू आ गई। अब क्रैक डेवलप हो गया तो ऊपर की डेप्थ हम छोड़ देंगे, सीधे नीचे एक ट्रायंगुलर वैल्यू बनी, इससे हमने निकाला के ए की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अब सी के अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब वो टेंशन क्रैक डेवलप हो चुका है तो उसके अफेक्ट अब नहीं आएगा, सीधे नीचे का हमने लोड निकाला और हमने वो चीज़ कर लिया और एक्टिव थ्रस्ट वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हम आते हैं पंप डायमीटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग था मेरे हिसाब से। बोल रखा है कि भाई एक आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक वेल है, यहाँ पे आपका 2 डिस्चार्ज वेल है, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज दिया है, इसके बारे में सारा चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले 60 मीटर का डायमीटर दे रखा है, उससे डिस्चार्ज दे रखा है, हमने मीटर क्यूब में कर लिया। वेल 1 यहाँ पे है, ये वेल 2 है, ये 6 मीटर पे है, ये 15 मीटर पे, यहाँ पे 6 मीटर का ड्रॉडाउन, यहाँ 1.5 मीटर का ड्रॉडाउन है। तो हमने दोनों का ड्रॉडाउन से निकाल लिया कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट और ये हाइट हमने निकाल लिया, H1 H2 ये वैल्यू आ गई। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि ट्रांसमिसिबिलिटी, इसका कोएफिशिएंट परमेबिलिटी बताइए। तो ये आप ड्यूपिट्स का लगाओगे। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ड्यूपिट्स और थीम्स में होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऑब्जर्वेशन वेल दे दिया है इसका मतलब है थीम्स है। थीम्स ने ऑब्जर्वेशन वेल लिया था, ड्यूपिट्स ने मेनली थ्योरी को डिजाइन किया था, उसने ऑब्जर्वेशन वेल नहीं लिया, तो उसने एक रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर पे फुल हाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उसकी थ्योरी उस पर है। सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। तो ड्यूपिट्स और थीम में अंतर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन वेल का है। तो ऑब्जर्वेशन वेल इसमें लिया हुआ है, हमने ये फॉर्मूला लगाया, इससे के की वैल्यू निकल गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब मेन वेल से ड्रॉ डाउन कितना है, हमने के निकाल लिया। अब हम किसी, या तो कोई बच्चा इसको ले सकता है, कोई इसको ले सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको H2 ही लेना। अगर आप H1 ले सकते हो तो आप H1 ले लो, अगर आप H1 लोगे तो ध्यान देना यहाँ पे R2 की जगह आपको R1 करना पड़ेगा, बस अंतर सिर्फ इतना सा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपके लिए बड़ा कर दिया मैंने। तो आप लोग यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे R2 वैल्यू रखोगे, यहाँ पे H2 आ गया, मतलब कितना पानी है। तो ड्रॉडाउन कितना हुआ, ये आपका 90 टोटल डेप्थ दे रखा था। अच्छा, सबसे अच्छा जो उसमें क्वेश्चन एक पूछा, स्पेसिफिक कैपेसिटी पूछा था डिस्चार्ज वेल की। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी यूनिट के हिसाब से तो होता है पर यूनिट कितना हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो पहला यूनिट हमने ड्रा डाउन किया 1 मीटर का, जो शुरुआत में अगर सेंटीमीटर, जो पहला मीटर हम ड्रा डाउन करते हैं, फर्स्ट यूनिट का जो ड्रा डाउन है उससे, वो हमारा होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर आप उसके बाद एडिशनल 1 मीटर पे जाओगे तो डिस्चार्ज वैल्यू बदलती जाती है। तो यहाँ पे 1 मीटर का जब करोगे तो ये फॉर्मूला लगाया आपने, तो यहाँ पे क्या है कि हमने H माइनस H0 किया। मैंने क्यों यहाँ पे R लिखा, आप लोग सोच रहे हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर ड्रा डाउन की बात कर रहा है। मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन वेल है वो ऑलरेडी 1.5 ड्रा डाउन दिखा रहा है, तो मेरे पास 1 मीटर ड्रा डाउन वाला ऊपर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 दिया, तो मुझे अगर यहाँ 1 मीटर ड्रा डाउन करना है तो मुझे यहाँ पे 1 से कम वाला कुछ चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा, वो जहाँ पे R पे मिलेगा, जहाँ पे H की फुल वैल्यू है वहाँ पे मिलेगा। तो मुझे को R भी नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, मुझे डिस्चार्ज तो मालूम था ना, तो मैंने इसके लिए फुल हाइट पे मान के डिस्चार्ज R की वैल्यू निकाल लिया। तो R की वैल्यू 20.56 आ गई। अब फिर मैंने यहाँ 90 रखा और H की वैल्यू सिर्फ 1 मीटर रखते हुए, ड्रा डाउन 1 रखते हुए S की मैंने 89 पे डिज़ाइन किया और मेरी स्पेसिफिक कैपेसिटी 67.75 आ गई। इसका मतलब कि मेरा सिर्फ इस डिस्चार्ज वेल्स की बात करें तो जो पहले मीटर पे जो निकलेगा वो 67.75 ही निकलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाद में उसका नीचे रेट जाके बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद आ रहा है कि मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है। मैक्सिमम रेट का मतलब मैं ये बोलूँ कि मान लो कि यहाँ पे पानी है, एक बार में इतना निकला, मैं बोलूँ कि एक बार में मैं ऐसा पंप लगा दूँ कि पूरा पानी एक बार में निकल जाए, तो कितना है वो रेट हो सकता है। यहाँ पे मतलब ड्रा डाउन पूरा 100% हो जाए, मतलब 90 बचा हुआ हेड 0 हो जाए। तो यहाँ पे बस 90 रखिए। R की वैल्यू आप टोटल मानिए, ऑब्जर्वेशन वेल की अब जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास R हो गया, और यहाँ से वैल्यू रखिए, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आ जाता सॉइल क्वेश्चन है। सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ दे रखा है, आपको क्या करना था, वैल्यू आप सारी लिखिए, क्यूमुलेटिव में कितना रिटेन हुआ इनको इंडिविजुअल ऐड करते जाते हैं, और फिर टोटल से इसको डिवाइड करके कितना परसेंटेज रिटेन आता है, और 100 से माइनस करके परसेंटेज फाइनल निकाल दिया। ठीक,
अब क्वेश्चन में देखिए D10 D60 पूछा है, D30 D10 पूछा है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालना है, कर्वेचर निकालना है। तो अब आपको देखिए कहीं भी 60-30 वैल्यू एग्जैक्ट तो मिल नहीं रही है परसेंटेज फाइनर में, तब आपको इंटरपोलेशन पे जाना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि 45 पे वैल्यू 1 mm थी और आपका 65 जो है 2 पे था, इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन किया आपने तो वैल्यू आपको 1.75 मिल गई। ऐसे ही आपने D30 के लिए किया तो 0.493 आ गई। वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप लोग कैलकुलेशन में हो सकती है, आपके किसी में 0.492 भी आ सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट बताना था। ये आपकी D10 की वैल्यू आ गई। D10 ही हमारा इफेक्टिव साइज हो जाता है। CU की वैल्यू निकाल लिया, CC की वैल्यू निकाल लिया। फिर इसने हर चीज़ का इंडिविजुअल साइज पूछा था, इफेक्टिव साइज मैंने बता दिया। ग्रेवल जो होता है 4.7 से तो 2% था, ऊपर आपने देखा। कोर्स ग्रेन जो 4.7 से 2, अब 2 पे रिटर्न जो था 35 था, लेकिन ग्रेवल ऑलरेडी 2 उसके साथ रिटर्न होकर आ रहा क्योंकि क्यूमुलेटिव था, तो हमने 2 माइनस कर दिया, 33 हो गया। इस तरीके से मीडियम पार्टिकल 37 निकल जाएगा, फाइन सैंड की 27 और सिल्ट का 4% आ गया। ये आपकी वैल्यू है। ये पूछा नहीं था तब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वेल ग्रेडेड है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन में पूछा नहीं था। अब हम आ जाते हैं इसमें स्क्रैप वैल्यू, सिंकिंग फंड फैक्टर, सेल्वेज वैल्यू, ये सब एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है, थ्योरी आप लोग दे सकते हैं। कुछ मतलब ये होता है कहने का कि स्क्रैप वैल्यू क्या है, मेनली जब लास्ट में जब सामान बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं बचा तो उसको बेचने पे, सेल करने पे कितना पैसा मिले, वो स्क्रैप वैल्यू है। सेल्वेज वैल्यू है ऐसे ही उसका कम होता जा रहा होता है, ठीक है। सिंकिंग फंड आपने 1 लाख रुपए लगाया, उस 1 लाख की कल कीमत क्या होगी, वो पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट खर्च हो रही है, वो सिंकिंग वैल्यू की बात करता है। वैल्यूएशन करने के तरीके क्या है, इन सब पे है। थ्योरेटिकल पे एक अलग वीडियो बना देंगे। अब एक स्टील की बात कर लेते हैं। एक एंगल सेक्शन बोल रहा है। देखिए स्टील में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, क्या होता है कि एंगल सेक्शन जब लगता है तो ये होता है, ये तो हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये है ये पोर्शन कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई लोडिंग आती है तो लोड ट्रांसफर तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन इसका CG मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, ये अगर पैरेलल हो जाते हैं, कपल बन जाता है, एक मोमेंट ट्रांसफर होने लगता है। बीस इशू यहाँ पे ये आता है, इस वजह से इसको शियर लैग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मोमेंट है तो मोमेंट की वजह से इसमें शियर डेवलप हो जाएगा, बेंड करने की कोशिश करेगा ना तो इसमें शियर आएगा, ठीक है। ये इसमें बस इशू था ये। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक एंगल सेक्शन है और इसमें जो है 10 mm गसट प्लेट से लगा हुआ है, लग एंगल से जोड़ा गया। तो हम क्या करते हैं, लग एंगल नीचे जोड़ देते हैं कि जिससे आउटस्टैंडिंग लेग का शियर इफेक्ट कम हो जाए। तो इसको डिजाइन करने के लिए बोला गया है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल सेक्शन दे रखा था, लॉन्गर लेग के बारे में लिखा हुआ, गसट प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और लग एंगल के माध्यम से बनाया गया है। लग एंगल बनाने से बेनिफिट क्या होता है, जो के की वैल्यू होती है, जैसे मैं के आप लोगों को बताऊं कौन सा के, जैसे कि एक होता है ए नेट का फॉर्मूला होता है A1 + K A2, ठीक है। अगर नहीं कनेक्ट होता तो के डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन, जैसे 3A1 + A2 एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, एक 5A1/5 A1 + A2 वाला सुना होगा। वो सब कंडीशन डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए ये है और ये सिर्फ ऐसे है और सिर्फ ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे 3A1 लगेगा। एक है कि मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है और आपका ऐसे और ऐसे है और आपस में कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये होता है। एक होता है कि ये कैसे है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे ऐसे लगे हुए और ऐसे कनेक्टेड है, प्लेस बैक टू बैक है, तो यहाँ पे 5 वाला लग जाता है। बस ये मेरा कहने का था, मोटा मोटा ये था, ठीक है। तो इस पे आते हैं हम लोगों का जो मेन क्वेश्चन था, हम लोग उस पे आते हैं। सिग्मा एस की वैल्यू दे रखा है आपको और शियर की दे रखा है, बेरिंग की दे रखा है, और ये क्वेश्चन में 3 सेक्शन ट्रायल के लिए दिया हुआ था। लोड अब निकालना था आपको। तो लोड जो निकालने के लिए क्या है, आपने क्या किया कि हमें नेट एरिया निकालना था। तो ये एंगल का हमने नेट एरिया निकाल लिया। ये देखिए ये टोटल आउटर था तो यहाँ थिकनेस आधी इसमें घटा देते हैं, आधी इसमें घटा देते हैं, तो 100 - 100/2 21 कर दिया, ये कर दिया। और टीयरिंग स्ट्रेंथ उसकी दे रखी है सिग्मा 80, उससे सॉल्व करने पर टोटल लोड जो एंगल अभी अकेले ले सकता है वो 21,215 ले सकता है, ठीक। अब हम जैसे ये करें ना कि आपके पास 2 हाथ है तो दोनों में रेशियो, जैसा आपका हाथ का वजन होता है या शरीर का जिस पोर्शन भारी होता है वो उतना वजन लेता है, तो उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग लोड में कितना जाएगा जितना उसका पोर्शन है वेट का। तो इसका A2 एरिया है, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ये जब लोड डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे नेट एरिया नहीं एक्चुअल एरिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया से लोड कर लिया। अब कनेक्टेड लेड पे कितना जाएगा, जो आउटस्टैंड पे गया उसका डिफरेंस, ठीक, ये आप निकाल लोगे। फिर आप राइवेट की वैल्यू निकालना है। तो देखिए राइवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डी की वैल्यू है,
जब बोल्ट और राइवेट में अंतर क्या होता है, बोल्ट में जब डाया लेना होता है सिर्फ हम बोल्ट का लेते हैं, लेकिन जब होल लेना होता है तो एडिशनल ऐड करते हैं। लेकिन राइवेट में क्या होता है कि हमारा राइवेट का डाया बल्ज हो जाता है उसके अंदर, तो हम राइवेट का डाया होल के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 21.5 लेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी, शियर स्ट्रेंथ निकल जाएगी, जो वैल्यू मिनिमम होती है वो राइवेट वैल्यू जाती है। तो जो लोड लग रहा था उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये लोड जो आया कनेक्टेड लेग में, ये 4 बोल्ट चाहिए हमको लगाने के लिए, ठीक। इसका पिच का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मिनिमम इतना हमें क्लियरेंस चाहिए होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और ये क्लियरेंस आप कर लिया, पिच और गॉज का आपने वो कर लिया, एज डिस्टेंस है। अब बात आती है लग एंगल डिजाइन करने के लिए। तो जो कोडल प्रोविजन बोलता है वो ये बोलता है कि आउटस्टैंडिंग लेग पे जितना फोर्स लग रहा है उसका 20% ज़्यादा डिजाइन करिए लग एंगल के लिए। तो लग एंगल पे 1.2 का आप लोड कर दोगे और 1.9 हो जाएगा। ये ध्यान देना 20 के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन ये 20 उधर वाले से माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने 20 के लिए डिजाइन किया तो टोटल लोड वैल्यू ये हो गई। तो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए आपको लग एंगल का, 730 चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, 730 चाहिए और आपने बोल्ट रखा कि सेम साइज रखोगे, तो आपने नेट एरिया निकाला। आपके पास 3 सेक्शन ट्रायल के दे रखे थे, आप यहाँ देखिए IS से 3 दे रखा था, आपने वो किया, ठीक है। तो आपने एक एरिया से नेट एरिया से क्रॉस सेक्शन का डिजाइन किया, 72 आया, ये आपका अनसेफ है, तो आपने अगला एरिया लिया और उसमें नेट एरिया एक बोल्ट के लिए माइनस किया, तो ये वैल्यू सेफ आ गई, तो आपने ये सेक्शन चूज कर लिया। दूसरी चीज क्या है कि अब नंबर ऑफ राइवेट्स की बात आ रही है, तो राइवेट के लिए कैसे करेंगे, जो लोड आया उसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि जब लग एंगल को आप गसेट प्लेट से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो उसी एंगल से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब लग एंगल को आप कनेक्टेड मेंबर में कनेक्ट करोगे, आउटस्टैंडिंग लेग में कनेक्ट करोगे, तो फिर उसको 1.4 टाइम्स से करना होगा। जो मैंने 1.2 टाइम्स किया उसके बोल्ट के लिए, मतलब मेन प्लेट से कनेक्ट करने के लिए, वहां पे 20% बढ़ा देंगे और यहाँ पे 4%। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये कोडल प्रोविजन में भी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कोडल प्रोविजन में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 20% और 40%। और इसको थोड़ा डायग्राम में बता दूं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्लेट हो गई, ये आउटस्टैंडिंग, ये मेन मेंबर हो गया आपका, और ये लग एंगल हो गया। जो लग एंगल यहाँ कनेक्ट होगा ये 20% के लिए डिजाइन होगा, लेकिन जो लग एंगल यहाँ पे कनेक्ट होगा ये 40% ज़्यादा वेट लेगा, लोड लेगा इस वाले फोर्स पे आने का, इसके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक। ये बात थी बस। इसके बाद हम आते हैं आगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है शियर फोर्स का। इसमें क्या है, आपका ओवर हैंगिंग बीम दे रखा था, इसमें लोड नहीं दिया, सॉरी टोटल डेंट दिया, लेकिन कितने पे सपोर्ट है ये नहीं दिया, लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर सेंटर पे है। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो हमने RB का वैल्यू यहाँ पे RB RC लगाया, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, वर्टिकल लोड बराबर किया, फिर इधर से बेंडिंग मोमेंट हमने 0 किया तो हमें RB की वैल्यू सेम मिल गई, RB मिल गया, और उससे हमने RC निकाल लिया, और फिर ये भी साइड से मैनेज किया तो हमें K की वैल्यू 6 मिल गई। अब हमारा सिंपल सा हो गया, और हमारा जो एक्चुअल डायग्राम बन गया वो ऐसा बन गया, ये वैल्यू हमारी 6 हो गई, ये वैल्यू हमारी 12 हो गई, 2 हो गई, और इधर हमारा 12 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया। शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये डाउनवर्ड है तो सीधे चला जाएगा, फिर ये डाउनवर्ड यूडीएल की वजह से नीचे आएगा, फिर पॉइंट लोड था सडन चेंज आएगा, फिर यूडीएल ही है तो 1 डिग्री का सीधे डाउन आएगा। दूसरा चीज आपको ध्यान देनी यहाँ पे क्या, कि शियर फोर्स यहाँ पे जरूरी नहीं है, शियर फोर्स सिमेट्रिक पे तो भले बेंडिंग मोमेंट 0 बोला हुआ है, लेकिन शियर फोर्स का 0 आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे ना आके इससे थोड़ा सा इधर आएगी, ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये वैल्यू मुझे लगता है 5.5, ये 7.5 समथिंग पे कुछ होगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने निकाला था, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्योंकि सिंगल लाइन है तो ये 2.5 इधर से घट रहा है, ये तो ये 7.5 कन्फर्म है, इधर 2 हो गया तो ये 5.5 यहाँ पे होगा। और फिर इसके बाद आप ये वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आप इधर से देख लोगे, ये आपका SFD का डायग्राम हो गया। BMD में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जल्दी में डाटा वैल्यू नहीं लिखते और नंबर कट जाते हैं। BMD देखिए आपका यहाँ पे तो बोल दिया था ऑलरेडी BMD 0 है, तो BMD तो 0 हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर आप SFD देखो तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, पॉइंट माइनस से नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जरूर, शियर फोर्स अगर चेंज हो रहा है वैल्यू तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के नीचे मैक्सिमम आएगा, और इस वैल्यू को आप देखोगे तो 303.125 आएगा। बाकी तो सारा सिंपल था, ये वैल्यू ध्यान देना था कि ये E के नीचे मैक्सिमम नहीं होगा, इसके साइड में मैक्सिमम होगा। और ये जब यहाँ 0 है तो एक यहाँ पे भी 0 आएगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप चेक कर लोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। ये आपका कंप्लीट BMD और कंप्लीट SFD हुआ। तो आप लोग
मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ देख पाओ। कोई भी डाउट होगा आप लोग जरूर पूछिए हमसे कमेंट में, और हम लोग आप लोगों के क्या करेंगे, जो 40 टॉपिक इंपॉर्टेंट उस पर हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा हुआ है। पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे और हर टॉपिक एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूमेरिकल कि डाटा भले ना बताए लेकिन आप उसके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा, जिससे कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और न्यूमेरिकल अच्छे से करें और ज़्यादा नंबर पाए। तो थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड विथ अस और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिविल फंडे को। आप लोगों के लिए हम लोग और ऐसे बेहतरीन वीडियो लेके आते रहेंगे। और सिविल के चैनल के इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।